कहाँ तक पढ़ा दिए थे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया था। चलिए देखा जाए। हम लोग को देखें अगर तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में हम लोग को बताया गया था कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका कैसे बनता है। अब उसके आगे हम लोग पॉइंट पढ़ते हैं। देखो तो कुछ हम लोग को देखा जाए तो इसमें देखना है, यहाँ से देखें अगर तो हम लोग कहा जाए लेविस सिद्धांत के दोष, लेविस एंड कौशल सिद्धांत। लेविस और कौशल ने जो सिद्धांत दिया था उस सिद्धांत में क्या कमियां थी, उन कमियों को थोड़ा देख लिया जाए, देखा जाए। पहला पॉइंट देखें हम लोग तो लेविस और कौशल ने हम लोग को बताया था कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए जरूरी है कि उस एटम के बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। नहीं, वही बात हम लिख रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू या लेविस तथा कौशल के अनुसार, लेविस तथा कौशल के अनुसार किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए किसी भी परमाणु को अस्थायी होने के लिए उसके बाहरी कक्ष में, उसके बाहरी कक्ष में 8, उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, ऐसा लेविस और कौशल का मानना था। नहीं, लेविस और कौशल ने हम लोग को यही कॉन्सेप्ट दिया था कि कोई भी परमाणु तभी अस्थायी होगा जब उसके बाहरी कक्ष में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो। नहीं, ध्यान रखना है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन किसके लिए हमेशा केयर रखना है। नहीं, जो हीलियम के नजदीक हैं उनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन परिभाषित है, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, नहीं उनके लिए परिभाषित है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो 8 इलेक्ट्रॉन हो या 2 इलेक्ट्रॉन हो तभी वो परमाणु क्या होंगे, अस्थायी होंगे। ठीक है, लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे अणु, कुछ ऐसे अणु पाए गए, कुछ ऐसे अणु पाए गए जिनके बाहरी कक्ष में, जिनके बाहरी कक्ष में 8 से 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो परमाणु अस्थाई है, वह परमाणु अस्थाई रहता है, ध्यान रखना है। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसे अणु पाए गए जिनके, कुछ ऐसे परमाणु, कुछ ऐसे अणु पाए गए, या हम लोग ज़्यादा अच्छा परमाणु ही अभी लिखें, अणु में ही परमाणु रहते हैं, यहाँ पर परमाणु ही अभी लिखें। कुछ ऐसे परमाणु पाए गए जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं और वो परमाणु अस्थाई रहते हैं या रहता है, ध्यान रखना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो तो हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग को देखा जाए अगर तो एग्जाम्पल मिला PCl5। एग्जाम्पल क्या मिला, PCl5।
नहीं, अब लेविस साहब कहते थे कि कोई भी परमाणु जो है उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी वो अस्थाई होगा। अगर 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होगा तो वो परमाणु क्या होगा? अस्थाई। 8 से कम इलेक्ट्रॉन होगा तो भी वो परमाणु क्या होगा? अस्थाई। नहीं, तब दूसरे जो साइंटिस्ट थे, वो हम लोगों का देखने लगे भाई कि इनका जो बात है वो सभी परमाणुओं पर लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेक किया गया, नहीं तो चेक किया गया तो बहुत सारे परमाणुओं पर लागू हो रहा था शुरू शुरू में, ध्यान रखना है। नहीं, अब घूमते घूमते कुछ ऐसे अणु मिले जिनमें उपस्थित परमाणु जिसमें उपस्थित परमाणु के बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और फिर भी वो अस्थाई थे। नहीं, अस्थाई का मतलब क्या? जो चीज प्रकृति में एग्जिस्ट कर रहा है वो अस्थाई है। नहीं, जो चीज प्रकृति में पाया जा रहा है वो क्या है? अस्थाई है, ध्यान रखना है। हाँ, अब ये होता है कि कोई ज्यादा अस्थाई है, कोई कम अस्थाई है। नहीं, लेकिन प्रकृति में अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको क्या मानते हैं हम लोग? कि वो अस्थाई है। तो PCl5 मिला। अब PCl5 को अगर हम लोग फिगर बनाते हैं तो एक फास्फोरस है और उससे 5 क्लोरीन है, 1 2 3 4 और एक 5। ये 5 क्लोरीन हम लोग को दिए गए। तो PCl5 में फास्फोरस जो है वो 5 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड और यहाँ पर 5 बॉन्ड। अब देखो तो यहाँ पर आप फास्फोरस के पास इलेक्ट्रॉन गिनो तो 1 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो फास्फोरस के पास टोटल कितने बॉन्ड है? 5। तो यहाँ पर आपको टोटल 5 बॉन्ड है, फास्फोरस के चारों तरफ टोटल 5 बॉन्ड है। तो 5 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो PCl5 में जो सेंट्रल एटम है, केंद्रीय परमाणु है, वो कौन है? फास्फोरस। और फास्फोरस यहाँ पे 5 बॉन्ड बना रहा है और 5 बॉन्ड का मतलब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। और फिर भी ये जो फास्फोरस है वो PCl5 फॉर्म में क्या है? स्टेबल है, अस्थाई है। नहीं, तो यहाँ पर लेविस का कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गड़बड़ हो गया। यानी लेविस साहब ने क्या कह दिया कि हर एक आदमी जो है वो 8 गो रोटी खाएगा तभी उसका पेट भरेगा। ये गारंटी है? नहीं है। कोनो कोनो 12 खाने वाला आदमी है, कोनो 20 खाने वाला आदमी है। नहीं, आप कैसे ये निर्धारित कर सकते हैं कि 8 गो रोटी हर एक परमाणु खा के अस्थाई हो जाएगा? नहीं, देखिए फास्फोरस साहब 8 गो नहीं 10 गो खा के अस्थाई होते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हम लोग को मिलने लगे प्रकृति में, ध्यान रखना है। प्रकृति में कुछ ऐसे एग्जाम्पल मिलने लगे जो लेविस के अष्टक नियम का पालन नहीं करते थे। नहीं, तो ये आपके अष्टक नियम का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। सेम एज SF6। अब यहाँ पे आप सल्फर को देखो। नहीं, तो सल्फर आप लेते हो और सल्फर के साथ कितने फ्लोरीन है? 6। तो फ्लोरीन लिखे हम लोग, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन 4 फ्लोरीन 5 फ्लोरीन और यहाँ पे आ गया 6 फ्लोरीन। देख लो। नहीं, अब एक बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ सल्फर टोटल कितना बॉन्ड बना रहा है? 6 गो बॉन्ड बना रहा है ना जी। एक फ्लोरीन एक बॉन्ड बनाता है क्योंकि फ्लोरीन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। नहीं, तो फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए कई गो बॉन्ड बनाना है? 1 बॉन्ड। नहीं, तो ये 1 बॉन्ड हम लोग का बना रहा है तो 6 फ्लोरीन है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 6 बॉन्ड बनाएंगे। नहीं, तो 6 बॉन्ड बना तो 6 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? तो यहाँ सल्फर के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से बहुत ज्यादा है। नहीं, 12 इलेक्ट्रॉन है। और फिर भी SF6 में जो सल्फर होता है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। नहीं, तो क्या यहाँ पर ये जो SF6 है वो लेविस के ऑक्टेट रूल का पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। ऑक्टेट रूल का मतलब कि एटम, किसी भी मॉलिक्यूल में जो एटम है उसके पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। लेकिन क्या यहाँ इसके पास 8 है? नहीं है। नहीं, तो ये हम लोग को ध्यान में रखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए XCO4। नहीं, लेविस साहब देखा जाए तो वो इनर्ट गैस को कहते थे कि इनर्ट गैस जो है, नहीं इनर्ट गैस वो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, ध्यान रखना है। तो जेनन इनर्ट गैस है कि नहीं है? है। नहीं, अब जेनन का कंपाउंड नेचर में एग्जिस्ट करने लगा, XCO4 एग्जिस्ट करता है नेचर में। इसका फोटो बनाइए तो XE डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। देखिए तो कय गो हो गया? 8 गो बॉन्ड। तो 8 गो बॉन्ड का मतलब हुआ कय गो इलेक्ट्रॉन? 8 बॉन्ड का मतलब 16 गो इलेक्ट्रॉन इसके पास है। बताइए। और लेविस साहब कहते थे कि जो 8 गो इलेक्ट्रॉन होगा जिसके पास, यानी जो 4 गो बॉन्ड बनना चाहिए उनके हिसाब से मैक्सिमम किसी आइटम को कितना बॉन्ड बनना चाहिए? 4 से बॉन्ड ज्यादा नहीं बनाना चाहिए। किसके अनुसार? अकॉर्डिंग टू लेविस। ऐसा लेविस बोलते थे।
नहीं, तब तक भगवान ऊपर से फेंकने लगे, ये देखो तो, नहीं ये देखो तो, नहीं, अब सब लोग मिलने लगे, ले ये तो 5 बॉन्ड बना रहा है भाई, तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है और स्टेबल है। नहीं, कोई 6 बॉन्ड बना के स्टेबल है, कोई 8 बॉन्ड बना के स्टेबल है। नहीं, तो उस समय लेविस का जो 8 का नियम था, अष्टक नियम जो था, वो फेल करने लगा। नहीं, कुछ एटम्स पे लागू हुआ, ऐसा नहीं है कि सभी एटम पे लागू नहीं हुआ, कुछ एटम्स पे लागू हुआ, लेकिन सभी पीरियोडिक टेबल में सभी एटम्स पर लागू नहीं हुआ। कुछ पे लागू हुआ, मैक्सिमम पर लागू नहीं हुआ। इसलिए 100% का थ्योरी गलत नहीं है। ऐसा नहीं बोल देंगे लेविस का थ्योरी पूरा गलत, नहीं, गलत नहीं है। बस में आ रहा है, वो कुछ एटम्स पे लागू होता है और कुछ एटम्स पे लागू नहीं होता है, या ऐसा कहेंगे कुछ एटम पे लागू होता है और मैक्सिमम पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखना है, इतना में दिक्कत है, ठीक है। हाँ बोलिए, बोलिए PCl5 को है, 4 कैसे बनाएगा भाई? PCl5 तो फास्फोरस 5 क्लोरीन से जुड़ा हुआ है, तो 5 गो बॉन्ड बनाएगा है। अष्टक नियम लागू नहीं हो रहा है। नहीं, हम लोग का ये जितने भी एग्जाम्पल हम लोग दिए, इन सभी पर हम यहाँ लिख भी दे रहे हैं कि इन सभी उदाहरणों पर, इन सभी उदाहरणों पर, इन सभी उदाहरणों पर लेविस का अष्टक नियम, लेविस का अष्टक नियम लागू नहीं होता है। पास में आ रहा है, इन सभी पे लेविस का अष्टक, हाँ बोलिए सर। अरे एटम पर थोड़े ना, किसी भी मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम के बारे में कोई बात करता है। आप अकेले स्टेबल हैं? नहीं, आपको स्टेबल करने में बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, हम भी लगे हुए हैं, आपके माता पिता लगे हुए हैं। बस मेरा ये सारा बॉन्डिंग जुड़ा है ना, तब आप यहाँ के पढ़ रहे हैं, और सब लोग जब मेहनत करेंगे, आप भी मेहनत कीजिएगा तब कुछ बनिएगा। नहीं तो कोई अकेले स्टेबल नहीं होता है। तो हम कभी भी एक आदमी के स्टेबिलिटी की बात करें या एक एटम के स्टेबिलिटी की बात करें, तो वो कब, जब वो बहुत लोगों के साथ है तब ना। बस मेरा एक आदमी या एक एटम के स्टेबिलिटी को बहुत लोग प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जब भी बात करेंगे कि भाई एक एटम कब स्टेबल होगा, जब उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। तो कोई भी इनर्ट गैस को छोड़कर कोई भी ऐसा एटम है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है? नहीं, तो उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कब होगा? जब वो किसी दूसरे एटम से अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा कि नहीं बनेगा? मॉलिक्यूल बनेगा। तो मॉलिक्यूल में उपस्थित एटम का ही ना बात कीजिएगा। मेरा बात समझ में आ रहा है? नहीं तो इस हिसाब से सब अनस्टेबल है। नहीं, आप स्टेबल कॉन्सेप्ट कब लाते हैं? एक एटम दूसरे एटम से अभिक्रिया किया, अभिक्रिया करके मॉलिक्यूल बनाया। अब मॉलिक्यूल बनाने के बाद वो जो एटम है उस मॉलिक्यूल के अंदर, क्या अब वो स्टेबल हो गया, ये चेक किया जाता है। नहीं तो कोई भी एटम दूसरे एटम से अभिक्रिया किया, मॉलिक्यूल बनाया, देखा गया कि उस एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो लेविस ने कहा अच्छा अब ये स्टेबल हो गया। ठीक, उनका कॉन्सेप्ट ये था। लेकिन प्रकृति में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिले, ऐसे बहुत सारे यौगिक मिले जिसमें उपस्थित एटम जो था, जिसमें उपस्थित जो एटम था उसके बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे। नहीं, और फिर भी वो स्टेबल थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे ये निष्कर्ष निकला कि लेविस का जो 8 का नियम था, अष्टक नियम जो था, ये सभी परमाणुओं पर लागू नहीं होगा। तो सभी परमाणुओं पर लागू नहीं होगा मतलब सभी यौगिकों में उपस्थित परमाणुओं पर लागू नहीं होगा। समझ रहे हैं सर? नहीं तो हम लोग जब भी परमाणु की बात करेंगे ना, तो यौगिक में उपस्थित परमाणु की ही बात करेंगे। कॉन्सेप्ट साफ जा रहा है? चलिए, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए, अब दूसरे पॉइंट पर हम लोग समझने की कोशिश करें। हम लोग को देखा जाए तो प्रकृति में कुछ ऐसे भी यौगिक पाए गए जिनमें उपस्थित जो परमाणु थे, नहीं उनके बाहरी कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे, फिर भी वो स्थायी थे। ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग कहा गया कि प्रकृति में कुछ ऐसे भी यौगिक पाए गए
कुछ ऐसे भी यौगिक पाए गए जिनके जिनके बाहरी कक्ष में कुछ ऐसे भी, हम बार बार यौगिक लिख रहे हैं, कुछ ऐसे भी परमाणु पाए गए, या आप लिख सकते हैं कि कुछ ऐसे भी यौगिक में उपस्थित परमाणु पाए गए, अगर आप लिख उनके अनुसार अगर समझ के लिखें तो कुछ ऐसे भी यौगिक में कुछ ऐसे भी यौगिक में उपस्थित परमाणु पाए गए, उपस्थित परमाणु, यौगिक में उपस्थित परमाणु पाए गए जिनके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन था, फिर भी वे परमाणु तथा यौगिक भी हम ऐड कर रहे हैं, वे परमाणु तथा यौगिक अस्थाई रहते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आप देखोगे अगर तो AlCl3, नहीं AlCl3, अगर AlCl3 को आप चेक करोगे तो यहाँ पर अल्मुनियम 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। अल्मुनियम के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और ये तीनों का यूज कर चुका है, देख लो 1 2 3। अब इसके पास कोई लोन पेयर ही बचा हुआ है क्या? कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ है। चलो 1 बॉन्ड का मतलब कितना इलेक्ट्रॉन? 2, तो इसके पास टोटल बॉन्ड कितने हैं? 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड का मतलब कितना? 6 इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो लेविस के अनुसार तो ये भी क्या होगा? अनस्टेबल। लेकिन AlCl3 तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, ध्यान रखना है, तो नेचर में एग्जिस्ट करता है, यानी यहाँ पर जो एल्युमिनियम है वो एल्युमिनियम क्या है? स्टेबल है। हाँ, ये कहानी प्रकृति में चलते रहती है, कोई ज्यादा स्टेबल है, कोई कम स्टेबल है, लेकिन जिंदा है यानी लड़ रहा है। नहीं, अगर जिंदा है हर एक कोई भी आदमी, तो भले थोड़ा कमजोर हो किसी से, नहीं, लेकिन जिंदा है, सांस ले रहा है, चल फिर रहा है, इसका मतलब वो स्थायी है। नहीं, अब कौन कौन है कि ढेर सांस लेता है, ढेर खाता है, नहीं तो ढेर जिंदा है सब, नहीं, तो ये हो सकता है कि वो ज्यादा स्टेबल हो, ध्यान रखना है। तो ये जो है आपका, ये हम लोग क्या है, अल्युमिनियम यहाँ पर स्टेबल है, नहीं, जबकि इसके पास क्या 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहरी कक्ष में तो 6 इलेक्ट्रॉन है, ध्यान रखना है, फिर भी ये स्टेबल है। तो इस केस में भी आपका लेविस का जो ऑक्टेट रूल है वो लागू नहीं होता है, ध्यान रखना है। आप BCl3 इसी ग्रुप का ले लो, नहीं, या BF3 आप ले लो, तो इसके पास भी आप देखोगे बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये कितना बॉन्ड बना रहा है? 3 बॉन्ड। तो इसके पास 3 होते हैं, तीनों यूज कर लिया, तो 3 बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन, नहीं, और 6 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बावजूद भी ये स्टेबल है, ध्यान रखना है। तो अगर स्टेबल है भाई, तो इसका मतलब हुआ कि लेविस का ऑक्टेट रूल जो है वो इन पर भी लागू नहीं हो रहा है। तो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं लेविस के सिद्धांत की कमियां, यानी जो लेविस ने हमें एक सिद्धांत दिया था, क्या सिद्धांत दिया था? कि कोई भी परमाणु तभी अस्थायी होगा जब उसके बाहरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन या 2 इलेक्ट्रॉन होगा, तभी वो स्टेबल होगा। नहीं, तो हम लोग अब चेक कर रहे हैं कि क्या लेविस ने जो बात कहा था, क्या ये बात प्रकृति में उपस्थित सभी परमाणुओं पर लागू हो रही है कि नहीं लागू हो रही है? नहीं, तो जब चेक किया गया तो कुछ परमाणुओं पर सही पाया गया, नहीं, और कुछ परमाणुओं पर सही नहीं पाया गया। नहीं, कुछ ऐसे परमाणु मिले जिनके बाहरी कक्ष में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन थे और वो प्रकृति में पाए जा रहे हैं, यानी अस्थायी है। कुछ ऐसे भी परमाणु पाए गए, नहीं, जिनके बाहरी कक्ष में 8 से कम इलेक्ट्रॉन है, फिर भी वो क्या है? अस्थायी है। ठीक है, तो अब इन लोगों के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अब एक नया थ्योरी डेवलप करेगा, नहीं, जिसको हम लोग कहते हैं सिडविक थ्योरी या रूल ऑफ मैक्सिमम कोवैलेंसी। ठीक है, चलो, इतना में दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो लेविस के कमी में हम लोग को ये कमी दिखाई दिया, तो यही हम लोग को बोला गया कि इन सभी उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट होता है? इन सभी उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि लेविस का अष्टक नियम, लेविस एंड कौशल का अष्टक नियम
लेविस एंड कौशल का अष्टक नियम पीरियोडिक टेबल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर, पीरियोडिक टेबल में उपस्थित सभी परमाणुओं पर लागू नहीं होता है। ध्यान रखना है, तो ये बात हम लोग को ध्यान में रखनी होगी। तो ये पूछता है कि भाई पीरियोडिक टेबल के सभी परमाणुओं पर लेविस का अष्टक नियम लागू होता है? नहीं। तो आप बताइए एग्जाम्पल में कि कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आप एग्जाम्पल बताइए जिसपे नहीं लागू होता है। तो PCl5 है, SF6 है, नहीं XCO4 था, बहुत सारा भी एग्जाम्पल और भी मिलेगा, ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सभी एग्जाम्पल जो हैं जो हम लोगों को लेविस के अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं। एक समझ में ये आया। दूसरा डिमेरिट, लेविस के अष्टक नियम का दूसरा डिमेरिट क्या था? लेविस ने हम लोगों को, लेविस का जो थ्योरी है वो एक्चुअली किसके लिए है? कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन ज्यादा लागू होता है, ध्यान रखना है। तो लेविस ने दो एटम के बीच में, लेविस ने दो परमाणुओं के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बनने का जो तरीका बताया था वो तरीका गलत था। वो तरीका क्या था? गलत था। जैसे एग्जांपल समझो पहले, उसके बाद हम लोग थ्योरी लिखेंगे। जैसे मान लो हमको अगर फ्लोरीन F2 मान लो बनाना है, तो F2 बनाने के लिए लेविस साहब ने क्या बताया? उन्होंने कहा F ले लो, F ले लो, इसके बाहरी कक्ष के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखाओ, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसको भी डॉट से दिखाओ, 2 2 4 2 6 और 1 7। ये बनाया गया। चलो इनके बीच में अब कोवैलेंट बॉन्ड बनाओ। तो लेविस के अनुसार, हम किसके अनुसार बना रहे हैं? हम यहाँ लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू, AC मतलब एयर कूलर नहीं, अकॉर्डिंग टू लेविस, लेविस के अनुसार। अब यहां से हम देखें अगर, तो इस तरह से, इस तरह से ये घेर का उन्होंने बॉन्ड बनाने का तरीका बताया कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, जो कि एकदम गलत तरीका था। ध्यान रखना है, कोवैलेंट बॉन्ड से थोड़ा ना बनता है घेर दिए बॉन्ड बन गया, नहीं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनने का जो तरीका बताया गया था लेविस के अनुसार दो परमाणुओं के बीच में, ये तरीका क्या था? गलत था। अब सही तरीका क्या है हम लोग को पढ़ना है, नहीं। ठीक है, शुरू में ये उन्होंने बताया तो ये तरीका गलत था, नहीं। ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन घेर देने से बॉन्ड नहीं बन जाता है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो वही बात हम लिख रहे हैं कि लेविस के थ्योरी का दूसरा डिमेरिट क्या था? तो हम लोग को बताया गया कि दो परमाणुओं के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में सहभाजन आबंध, सहभाजन आबंध बनाने का तरीका सही नहीं था, ध्यान रखना है। ठीक है, तो दो परमाणुओं के बीच में सहभाजन आबंध बनाने का तरीका सही नहीं था या सही नहीं बताया गया था। यहां ज्यादा चल गया, सही नहीं बताया गया था। अब सही क्या है हम लोग पढ़ेंगे, कैसे एक्चुअली बनता है बॉन्ड, नहीं। लेकिन उन्होंने जो तरीका बताया था वो तरीका सही नहीं था, ये हम लोग का डिमेरिट में बताया गया। चलो अगले पॉइंट पे आ जाए। 12-13 पेज चल रहा है जी, हैं? 10 पेज से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें 12th का भी आ गया क्या? अच्छा, आप लोग 12th वाला भी इसमें आ गया है। अब PDF जाएगा तो सब चल जाएगा। तो आप लोग समझदार हैं, सब उतार लीजिएगा, कुछ छोड़िएगा मत। बात समझ में आ रहा है? कौनो टॉपिक मत छोड़िएगा। चलिए देखा जाए, बोलना चाहिए था, हमको भी ध्यान नहीं किया, शुरू से स्टार्ट करना चाहिए था। चलिए ध्यान दिया जाए। अब हम लोग देखें अगर, तो दो तो हम लोग कम ही समझ में आ गया, नहीं कि सहभाजन आबंध बनाने का तरीका जो उन्होंने बताया था वो गलत बताया था। अब उन्होंने जो सहभाजन आबंध बनाने का तरीका बताया था
उसके आधार पर हम कभी भी दो परमाणुओं के बीच के आबंध की लंबाई को माप नहीं सकते हैं। माप सकते हैं क्या? नहीं। उनके अनुसार अगर देखा जाए तो H2 में अगर बॉन्ड खींचना है तो H सिंगल बॉन्ड H, F2 में अगर बॉन्ड खींचना है तो F सिंगल बॉन्ड F। नहीं हो रहा है? तो कहने का मतलब है कि यहां भी सिंगल बॉन्ड, यहां भी सिंगल बॉन्ड, तो वो बॉन्ड की संख्या बता देते थे। नहीं, लेकिन एक्चुअली इस बॉन्ड की लंबाई कितनी होगी इसके बारे में सही इंफॉर्मेशन वो नहीं दे पाते थे। ध्यान रखना है, कौन सा बॉन्ड लंबा होगा, कौन सा बॉन्ड छोटा होगा, इसके बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं दिए। यानी आबंध की लंबाई के बारे में लेविस साहब ने हमें कोई भी जानकारी नहीं दी। ठीक। अगला डिमेरिट क्या लगता है? आबंध की लंबाई समझ में आई। अब जैसे एफ एफ के बीच बॉन्ड बना है, एच एच के बीच बॉन्ड बना है, नहीं तो कौन सा बॉन्ड मजबूत है और कौन सा बॉन्ड कमजोर है इसके बारे में भी लेविस साहब ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया। यानी आबंध की मजबूती के बारे में लेविस साहब ने कोई भी जानकारी प्रदान नहीं किया। आबंध की लंबाई गड़बड़ा गया, आबंध की मजबूती गड़बड़ा गया, नहीं गड़बड़ा गया। अब किसी भी अणु का, नहीं किसी भी अणु का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, नहीं उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया गया। एक्चुअल स्ट्रक्चर के बारे में भी कोई जानकारी नहीं दिया गया। यानी मान लो हम लोग अगर H2O लिखते हैं, H2O तो लेविस के अनुसार लिखें तो O H H, नहीं इसका एगो इलेक्ट्रॉन इसका एगो इलेक्ट्रॉन, नहीं इसे शेयर कर लेता है इसे करके, फिर इसका एगो इलेक्ट्रॉन इसका एगो इलेक्ट्रॉन मिलके इसका शेयर करवा देते हैं। ठीक है, और बाकी इसका कई गो बच गया तो दो गो यूज कर गया है, नहीं इसे लिख देते हैं। ठीक है, आप बॉन्ड के रूप में लिखिए, ऐसे लिखते हैं कि नहीं? O H H लिखिएगा कि नहीं लिखिएगा? बोलिए। तो अकॉर्डिंग टू लेविस आप ऐसे लिखिएगा, ध्यान रखना है। जबकि एक्चुअली जब वाटर को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो वाटर का शेप भी से पाया जाता है, इस तरह से वो भी आकृति का दिखता है। यानी ऑक्सीजन और उससे दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर निकला हुआ है। देख रहे हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं? बोलिए। अंतर है नहीं? यहाँ पर बॉन्ड एंगल 180 है, यहाँ पर बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट है, बहुत का फर्क है। अगर ऐसा अगर क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, नहीं बहुत फर्क है। बस में आ रहा है? यहाँ पर आबंधों के बीच की दूरी क्या है? ज्यादा है, तो उनके हिसाब से यहाँ पर आबंधों के बीच में विकर्षण कम होगा, क्योंकि आबंध कौन सी से बनता है? इलेक्ट्रॉन से। तो इस पर भी माइनस चार्ज, 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 नहीं तो इस स्ट्रक्चर में लग रहा है कि विकर्षण क्या है? कम है, क्योंकि दूरी ज्यादा है। इसमें दूरी कम हो गया तो विकर्षण क्या होगा? ज्यादा होगा, नहीं तो विकर्षण यहाँ पर ज्यादा है। जब दोनों को चेक कीजिएगा तो विकर्षण के कारण आबंध की मजबूती पर असर पड़ेगा। कौन सा आबंध मजबूत, कौन सा आबंध कमजोर, असर पड़ेगा कि नहीं? आबंध की लंबाई पे फर्क पड़ेगा, सब पे फर्क पड़ेगा ना भाई, कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। तो बहुत डिपेंड करता है। आप स्ट्रक्चर गलत बता दिए, नहीं सर आंख दोनों भगवान सामने ही लगा दिए, कितना अच्छा होता कि एगो आगे एगो पीछे लगाते, नहीं आगे का भी देख लेते पीछे का देख लेते। तो भगवान बहुत दिमाग से लगाए हैं, नहीं आगे पीछे नहीं लगा सकते हैं, आपका दिमाग बैलेंस नहीं कर पाएगा। एक बार में आप दो चीजों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाइएगा, आपका कंसंट्रेशन गड़बड़ा जाएगा। ध्यान रखना है, इसलिए कंसंट्रेशन आपका मेंटेन रहे, आप एक काम पे फोकस कर सके, इसलिए दोनों आंखों को आगे होना जरूरी है, सही जगह पर होना जरूरी है। नहीं तो बड़ा साइंस, बहुत बड़े साइंटिस्ट है लोग, नहीं जो लोग भी हम लोग को बनाए हैं या जो भी जानवर को बना रहे हैं वो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। ध्यान रखना है, ठीक है? हम लोग नाखून के बराबर भी नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हैं क्या फर्क पड़ गया? ठीक तो है, इसमें इसमें क्या फर्क है? बहुत फर्क है। बस में आ रहा है, स्ट्रक्चर तो बहुत मायने रखता है। चलिए, तो हम लोग क्या बता रहे थे कि लेविस का जो थ्योरी था उस थ्योरी के आधार पर हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर नहीं बता सकते हैं कि मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा। आबंध की लंबाई की कोई जानकारी नहीं दी गई, आबंध की मजबूती की कोई जानकारी नहीं दी गई, आबंधों के बीच जो कोण होगा उस कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये सब उनका बहुत बड़ा डिमेरिट था, ध्यान रखना उनके स्ट्रक्चर का। तो उन सबको हम एक ही पॉइंट में लिख रहे हैं। नहीं, यहां से बोला गया कि लेविस ने हमें किसी भी अणु में उपस्थित
अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच के आबंध की लंबाई आबंध की मजबूती तथा आबंध कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ध्यान रखना है। तो लेविस ने हमें किसी भी अणु में उपस्थित दो परमाणुओं के बीच के आबंध की लंबाई, आबंध की मजबूती तथा आबंध कोण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। सब बोल सकते हैं? दिक्कत है? बोलिए। हाँ, उसको अगले पॉइंट में लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, ये हम लोग का थर्ड पॉइंट हुआ ना। कौन सा पॉइंट हुआ ये? सेकेंड, थर्ड पॉइंट था ये। तो ये तीसरा हम लोग डिमेरिट, दो तीन पॉइंट एक साथ लिख दिए। अब फोर्थ डिमेरिट में आप लिख सकते हो कि लेविस ने हमें किसी भी अणु की सही संरचना की जानकारी प्रदान नहीं की। लेविस ने हमें किसी भी अणु के सही संरचना की जानकारी प्रदान नहीं। ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना है। अब जैसे नॉर्मली सोचो तो मान लो आप H2SO4 ही लिखते हो, तो पिछले क्लास में हम लोग H2SO4 का स्ट्रक्चर लिखे थे, याद है? तो H2SO4 में जो आप लिखते हो तो यहाँ पर सिंगल सिंगल ऐसा कुछ हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला लिखते हैं, याद है? ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को हटाए कोवैलेंट बॉन्ड में लिख दिए। बहुत गधा है जो फेयर नहीं करता है। नहीं, जो पढ़ाया जाता है, एक तो आप क्लास में लिखते नहीं हो, नहीं, अब दूसरा जो PDF जाता है, बहुत बच्चा परसों तरसों कई दिन का इकट्ठा के रखा है और सोचता है कि एक ही दिन लपेट देंगे, तो अब घबरा जाएगा। रोज का रोज जो फेयर नहीं करते हैं ना, वो पूरा खत्म हो जाइएगा। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई भी पूरा डैमेज हो जाएगा, पूरा तरह खत्म हो जाएगा। या तो क्लास में साथ साथ में लिखने का आदत डालिए, स्पीड लिखिए अगर टाइम नहीं मिल रहा है घर पर तो, और नहीं तो एकदम कॉन्शसली जब PDF जाता है तो इसको पूरा नोट कीजिए एक एक बात समझ के, ठीक है। अगर अनकॉन्शस हैं तो ये लोड होता जाएगा और जमा होगा ना, उसका मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि आपको एक विषय नहीं पढ़ना है, बहुत विषय पढ़ना है, सबको मेंटेन करना है। ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जैसे तेज बच्चे होते हैं जिनको नहीं मेंटेन हो पाता है, हम घर पे नहीं टाइम मिल पा रहा है, नहीं हम क्लास में लिखेंगे, पूरा तेजी में लिखते रहेंगे, समझते भी रहेंगे, लिखते भी रहेंगे। अपना दिमाग को ऐसे मेंटेन कीजिए, नहीं कि आप समझ भी पाइए लिख भी पाइए। और नहीं लिख पाते हैं, PDF जाता है तो PDF को एकदम कॉन्शसली फेयर कीजिए, ध्यान रखना है। नहीं तो आप पीछे का बैकअप नहीं तैयार रखिएगा तो आगे का बात नहीं समझ में आएगा, आगे बहुत दिक्कत होने वाला है। समझ रहे हैं? ये सब 11 जो है ना, टोटली बेसिक है। ये 100% सिर्फ बेसिक पढ़ा रहा है केमिस्ट्री का, याद रखिएगा। अभी आप केमिस्ट्री से भेंट नहीं हुआ है, ठीक है। केमिस्ट्री से मुलाकात कब होगा? 12th में, याद रखिएगा। ये खाली बेसिक पढ़ाता है, मेरी बात समझ आ रही है ना? आप कुछ भी चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ लिए, नोमेनक्लेचर पढ़ लिए, कुछ नहीं पढ़े अभी, असली कहानी बाकी है। बस में रहे ये सब बॉन्ड वूंड खाली पढ़ा रहा है, ये सब बबुआ है, ये सब खेला है, ये सब थोड़ा ना होता है। इसका यूज जब करने लगिएगा ना, जब आपके दिमाग में खेलने लगेगा, कोई खोला H2O तो V शेप बना हुआ है दिमाग में, V शेप नहीं, H2SO4 टेट्राहेड्रल बना हुआ है जो फलकीय, नहीं, एकदम दिमाग में जब बन रहा है ना, तब समझिएगा हाँ अच्छा अब दौड़ रहा है, तब समझिएगा एक्चुअली केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किए। तो उस समय 12th में आएगा ना तो खोए तो बढ़ाएगा, देखो बबुआ एगो डॉट देखो घेर दिए तो बॉन्ड बन गया। कोई नहीं बताएगा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, वहां फटफट स्ट्रक्चर खींचा जाएगा, ऐसा होता है, ये बनता है, ऐसे हो जाता है। तो अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चे 12th में आकर फ्रस्ट्रेट जाते हैं,
बहुत सारे बच्चे 12th में आकर फ्रस्ट्रेट कर जाते हैं। नहीं, उसका मेन कारण है केमिस्ट्री में सबसे बड़ा खराबी है, बस में सबसे बड़ा खराबी इसका है कि जिनका 11th अच्छा होगा उनको ही 12th पूरा अच्छा समझ में आएगा, जिनका 11th गड़बड़ाएगा उनका 12th गड़बड़ाएगा ही। कितना भी हम बेसिक पढ़ा दें, पूरा बेसिक पढ़ा पाएंगे क्या? पॉसिबल नहीं है। हम लोग पढ़ाते हैं 10 दिन 15 दिन 1 महीना बेसिक पढ़ाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नहीं, लड़का पूरा कौन सोच लेते हैं, चलो चलो बेसिक चल रहा है बेसिक कर लेंगे। अरे गधा, 11 छोड़ दिया। नहीं, तुम 6-7 महीना 8 महीना जो 11 पढ़ना था वो तुम छोड़ दिया, 1 महीना में सोचेगा कि पूरा 11 तुम बेसिक उझील देगा। एकदम गलत बात है, बस में रहे, वो होता ही नहीं है 100%। बहुत सारी बातें हैं, इतना इंपॉर्टेंट है ना 11 की क्या कहा जाए। लेकिन देखिए आप ही लोग क्लास में, आप लोग क्लास में 162 बच्चों का एडमिशन है, देखिएगा कई गो आता है, 70 गो 60 गो 80 गो, कोई आ जाएगा। जो है नोट्स बताएगा ना तो आएगा सब 100-150 आ जाएगा सब। फिर नोट्स मिलके, नोट्स से कुछ होता है? सब बेवकूफ़ी है। किसी भी अक्षर में तब तक जान नहीं आता है जब तक टीचर उसको बोलेगा नहीं। नहीं तो आपके पास मार्केट में 1 से 1 किताब है भाई, टीचर का जरूरत क्या है? प्रकार का पोथा पोथा किताब नहीं है, ले लीजिए, पलट के पढ़ लीजिए, तेज बन जाइए। सर का जरूरत क्या है? बिना मतलब का हम लोग काहे के लिए यहाँ पैसा वेस्ट करेंगे? ठीक है, तो बेस्ट तरीका है बुक खरीद के पढ़ लेंगे। फिर भी बच्चे दौड़ते हैं, क्यों दौड़ते हैं भाई? नहीं तो उस बुक में, उस लेटर में जान तभी आता है जब कोई उसको बोल देता है, समझा देता है, आप समझने लगते हैं, क्वेश्चन करवा देता है, तब से क्वेश्चन बनने लगता है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम कांटेक्ट में रहें, इसलिए आप लोग का ध्यान रखिएगा। अब ये हम कल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए थे और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में लिखना बताए थे। तो H2SO4 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। बहुत गधा है कि नहीं लिखा है, नहीं तो नहीं लिखा है तो बुझ रहा होगा, लिखिए सकते होंगे, ठीक है। चलिए, ये H2SO4 है। अब H2SO4 जो है, इसमें अगर देखा जाए तो हम लोग ध्यान दें। अब यहाँ पर जो बॉन्ड लिखा गया, यहाँ पे जो बॉन्ड, यहाँ पे जो बॉन्ड और यहाँ पे जो बॉन्ड लिखा गया है, नहीं तो कौन सा बॉन्ड छोटा है और कौन सा बॉन्ड बड़ा है, इसकी जानकारी लेवी साहब नहीं देते हैं, ध्यान रखना है। इसकी जानकारी लेवी साहब हम लोग को नहीं देते हैं। इसमें क्या सभी बॉन्ड बराबर है? नहीं, कि क्या कुछ बॉन्ड छोटा है कुछ बॉन्ड बड़ा है, क्योंकि आगे चल के H2SO4 का एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, ये वाला। आगे चल के इसी H2SO4 का एक और स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसको हम लोग ऐसे खींचेंगे, बस में आ रहा है। तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में खींचे, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवैलेंट बॉन्ड के रूप में खींचे, और एक और सिडविक साहब बताएंगे जो ये वाला होगा, ध्यान रखना है। तो जब H2SO4 को, ये जो स्ट्रक्चर है यही इसका सबसे रियल स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप खींचते हैं, इसमें सभी बॉन्ड बराबर लग रहे हैं? नहीं लग रहे हैं, लग रहे हैं क्या? ये सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, तो सभी बराबर कहाँ से होंगे? ऐसा हो रहा है नहीं कंसेप्ट, ध्यान रखना है। तो मतलब अब H2SO4 में बॉन्ड बराबर हैं कि नहीं है, इन सब की जानकारी भी लेवी साहब ने नहीं बताया था। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे आते हैं। अब देखा जाए तो लेवी साहब जो थे उन्होंने हमें ये भी नहीं बताया था कि कौन सा अणु या कौन सा परमाणु जो है वो चुंबक से आकर्षित होता है और कौन सा परमाणु जो है चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में उन्होंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया था। अगर कोई भी अणु है, नहीं कोई भी अगर अणु है तो वो अणु चुंबक से आकर्षित होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया। जैसे नॉर्मल सा एग्जांपल समझो, जैसे एक कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर में कॉन्सेप्ट बताया गया कि जिस परमाणु के पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु चुंबक से आकर्षित होता है, और जिसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, मान लो हम ऑक्सीजन लेते हैं, एटॉमिक नंबर 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखो तो 1s2 2s2 और 2p4, ये कॉन्फ़िगरेशन है। ये 2p का फोटो बनाते हैं, p के लिए डब्बा कितना? 3, इलेक्ट्रॉन कितने? 4, 1 2 3 4। इसके पास अजोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना है? और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 2। तो ये चुंबक से आकर्षित होगा कि नहीं होगा? होगा, यह चुंबक से आकर्षित होगा, चुंबक से आकर्षित होगा। तो ये तो बात हुई परमाणु की। नहीं, अब मान लो हम O के जगह पर, ये तो अकेला ऑक्सीजन था, अब O के जगह पर हम क्या ले लिए? O2। O के जगह पे हम क्या ले लिए? O2। O2 कैसे बना होगा? 2 ऑक्सीजन से।
O2 कैसे बना होगा? 2 ऑक्सीजन से बना होगा। अब चलो 2 ऑक्सीजन से बना होगा, नहीं तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनाएगा, बनाएगा ना जी। ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है? 2 बॉन्ड। क्यों 2 बॉन्ड बनाता है? क्योंकि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसको अस्थायी होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए वो 2 बॉन्ड बनाता है। नहीं तो इसके पास देख लो, हम बाकी इसका इलेक्ट्रॉन लिख दिए, देख लो इसका 8 पूरा हुआ कि नहीं? नहीं, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी पूरा हो गया, 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 पूरा है। ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल है लेविस के अनुसार। नहीं, अब पूछा गया लेविस साहब से कि बताइए ये जो O2 है ये पारामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है? जैसे जो लोग चुंबक से आकर्षित होते हैं उनको पारामैग्नेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? पारामैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक कहा जाता है जो लोग चुंबक से आकर्षित होते हैं। हिंदी में कहें तो अनुचुंबकीय। ध्यान रखना है। तो ये जो ऑक्सीजन था जब अकेला था तब तो चुंबक से आकर्षित होता था। अब बोला गया कि O2 है, बताइए लेविस साहब O2 है, अब O2 जो है चुंबक से आकर्षित होगा कि नहीं होगा? तो लेविस साहब ने कहा कि नहीं, ये आकर्षित नहीं होगा। नहीं, क्यों नहीं होगा? तो उन्होंने कहा कि इसके सारे इलेक्ट्रॉन, इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए और इसके भी सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गए। आप चेक कर सकते हैं, देख लो ऑक्सीजन के पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो देखो तो यहाँ पर पेयर्ड है कि नहीं है? जैसे आउटर मोस्ट ऑर्बिटा बनाते हो, चलो एक ऑक्सीजन का पहले आउटर मोस्ट बना लो, आउटर है ना 2s और 2p है, 2s और 2p। तो चलो 2s में इलेक्ट्रॉन कहेगो 2 गो और 2p में कहेगो 4 गो, तो 2 3 4, तो ये तो जोड़ा है, ये भी जोड़ा है कि नहीं है? चलो ये एक ऑक्सीजन का फोटो बनाए हैं, अगर एक और ऑक्सीजन आएगा, एक और ऑक्सीजन, तो उसके पास भी तो यही होगा, 2s में 2 और 2p में 4। नहीं, अब इसका जो ये अजोड़ा है और ये जो अजोड़ा है, इसका भी अजोड़ा और अजोड़ा, तो यही जब मिलते हैं तो ये जो अजोड़ा इस अजोड़ा से मिलेगा, ये अजोड़ा इस अजोड़ा से मिलेगा, तो ये दोनों मिलकर जोड़ा नहीं बन जाएंगे? वैसा ही ये वाला अजोड़ा और ये वाला अजोड़ा जब आपस में मिलेंगे तभी ना बॉन्ड बनेगा जी। तो वो लोग क्या हो जाएंगे? बोलिए। हैं? हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं? ये जोड़ा है, ये भी जोड़ा है, ये वाला। अरे इलेक्ट्रॉन अपने स्पिन को चेंज करते हैं, तो ये तो कॉमन सी बात है। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के नजदीक आएंगे ना, अपने आप ऑटोमेटिक रोटेट कर जाता है, ये ऑटोमेटिक है। मैग्नेट को 2 को नजदीक लगेगा ना, ठीक है, वो अपने आप ऑटोमेटिक घूमते घूमते ऐसे घूम जाएगा। बस में थोड़ा सा भगाइए उसको, देखिए वो घूमते घूमते घूम जाएगा, फिर जाके चपक जाएगा। बस में आ रहा है, ये तो नॉर्मल सी बात है। 2 इलेक्ट्रॉन पैरेलल स्पिन के हैं, अगर उनको एक साथ रहना है, 2 नजदीक आएंगे, फट देखो पलट जाएगा। बस में आ रहा है, इसके लिए हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? जैसे इनका क्वेश्चन था कि सर ये पैरेलल स्पिन से है और ये भी पैरेलल स्पिन, यानी इसका भी मुंह ऊपर है, इसका भी मुंह ऊपर है, तो एक डब्बे में 2 सीधा मुंह वाले नहीं एक साथ रह सकते हैं? नहीं। तो इसके लिए हमको नहीं करना, बस नजदीक लाइए, ऑटोमेटिक पलट जाएगा। बस में आ रहा है? तो यहाँ पर ये और ये जो होंगे वो आपस में मिक्स कर गए, तो देखो तो ये इससे जोड़ा बन जाएगा और ये वाला इससे जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो इसके पास O2 के पास और जोड़ा इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 0 अकॉर्डिंग टू लेविस। यानी अकॉर्डिंग टू लेविस, अकॉर्डिंग टू लेविस O2 के पास, O2 के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बराबर 0। अनपेयर्ड मतलब अजोड़ा इलेक्ट्रॉन, और जोड़ा इलेक्ट्रॉन बराबर 0। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लेविस यानी लेविस के अनुसार O2 क्या होगा? डायामैग्नेटिक होगा। O2 डायामैग्नेटिक होगा, डायामैग्नेटिक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? प्रतिचुंबकीय। ध्यान रखना, यानी चुंबक से आकर्षित ये नहीं होगा, ये चुंबक से आकर्षित नहीं होगा। किसके अनुसार? लेविस के अनुसार। बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट, लेकिन जब चुंबक लाया गया, नहीं चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया गया और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करके जब O2 को उससे पास करवाया गया तो ये चुंबक से अट्रैक्ट होने लगा। ध्यान रखना है, यानी बट अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंट O2 इज
पारामैग्नेटिक, O2 जो होता है ये पारामैग्नेटिक होता है, यानी ये चुंबक से आकर्षित होता है। और लेविस साहब कह रहे कि चुंबक से आकर्षित नहीं होता है। यहाँ भी काम घबरा गया। हाँ सर। हैं अब एकदम सही वाला पहले कैसे आ जाएगा? हैं हाँ, तो इसके लिए आवाज उठाइए आप लोग कि हम लोग का सिलेबस फाइल छोटा किया जाए। नहीं, लेविस का थ्योरी कुछ कुछ बात के लिए सही था तो वही बात पढ़ाया जाए, ड्रॉबैक्स नहीं पढ़ाया जाए, सब हटाइए फटाफट। नहीं, तो ये उनका कुछ कंट्रीब्यूशन था। नहीं, तो वो कंट्रीब्यूशन बताया था, फिर कमी बताया जाता है, तब ना फिर हम आगे बढ़ पाते हैं। बस में आ रहा है। खराब है। अब वो तो है। नहीं तो ऐसे तो हम लोग के जो पिताजी थे उनको भी साइड करना पड़ेगा। नहीं, जो दादी थे बाबा थे वो लोग पुराने जनरेशन के, हम लोग का बात पुराना पुराना है, बड़ा नियम कानून बताता है। लोग आप साइड होइए तो। हैं अब ये हम लोग नहीं कर सकते हैं, अब तो बुक में जैसे आ रहा है वो हम लोग कर सकते हैं। हम लोग को आप लोग का जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना है, और हम मेरा काम है कि जो सिलेबस है वो पढ़ाना है। बस में आ रहा है। इसमें चेंजिंग हम लोग के भरोसे थोड़े ना है। बस में आ रहा है। ये चेंजिंग कौन करता है? आपकी जो सरकार है वो कर सकती है। नहीं, और कोई चेंजिंग ये नहीं कर सकता है। चलिए, तो ये समझ में आया। तो इससे क्या हम लोग को मालूम चला कि जो लेविस थे उन्होंने अणु के चुंबकीय गुणों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी। नहीं, या जानकारी दी भी थी तो क्या हो गया, गलत हो गया था। ध्यान रखना है। तो यही बात हम लोग यहाँ से लिख रहे हैं कि लेविस ने हमें अणुओं के लेविस ने हमें अणुओं के चुंबकीय गुणों के बारे में चुंबकीय गुणों के बारे में सही जानकारी नहीं दी थी। ध्यान रखना है। तो अब ये सब जो भी कमियां थी उनको कमियों को दूर करने के लिए अब नया थ्योरी डेवलप होगा, तो उन थ्योरी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।